142 का ही अभिवाचन करते हैं। वंडरस गंध फासा विज्जन्ते पुग्गलस्य सुहमादो पुड़वी पर्यन्तस्य सद्दोषो पुग्गलो चित्तो। कल भी आप लोगों ने इसी गाथा का वाचन सुना था। आज भी ये गाथा इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि इसमें अंत में कुछ और भी कहा गया था जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। सद्दो सो पोगलो चित्तो, गाथा के अंतिम पद में कहा गया है कि जो शब्द रूप पुद्गल है वह बड़ा चित्र है, विचित्र है। वैसे तो सभी पुद्गलों का परिणमन बड़ा विचित्र है, लेकिन शब्द को यहाँ पर बड़ा विचित्र परिणमन के साथ बताया गया। शब्द जिसे हम कर्ण इंद्री का विषय कहते हैं, कान से सुनने में आने वाला यह शब्द भी पुद्गल का एक परिणमन होता है और उस परिणमन में अनेक विचित्रताएं छिपी हुई होती हैं। कई अन्य जो दर्शनकार हैं वो इस शब्द के बारे में अलग अलग अभिप्राय रखते हैं। कुछ वैशेषिक दर्शन आदि भी दर्शन होते हैं जो कहते हैं कि शब्द पुद्गल का गुण नहीं है या पर्याय नहीं है, शब्द आकाश का गुण होता है। किसका होता है? आकाश का। आकाश अपने आप में अमूर्त द्रव्य है और उस अमूर्त द्रव्य का गुण अगर होगा तो वह भी अमूर्त ही होगा। जो अमूर्त गुण होगा तो फिर उस गुण को हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियां हमेशा मूर्त द्रव्य के मूर्त गुणों का ही ग्रहण करती हैं, मूर्त पर्यायों का ही ग्रहण करती हैं। ये बात पहले कई बार कही जा चुकी है। मुत्ता इंद्रिय गेच्छा, पिछली गाथा में ये बताया गया था कि इंद्रियों से ग्रहण करने वाले जितने भी द्रव्य हैं वह सभी मूर्तिक होते हैं। यदि हम आकाश का गुण मान लें शब्द को, तो गुण जिस तरीके से जानने में आएगा शब्द के रूप में, उसी के साथ साथ उसका द्रव्य जो आकाश है अमूर्तिक वह भी जानने में आने लग जाएगा। क्योंकि गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता। गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहता है, गुणी के साथ रहता है। तो जैसा गुण होगा वैसा ही गुणी होगा। अगर हम गुण का ग्रहण भी कर सकते हैं शब्द के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से, तो हम आकाश का भी ग्रहण फिर कर्ण के माध्यम से कर लेंगे। ये समस्या आ जाएगी और इस समस्या के समाधान के लिए ही आचार्य कहते हैं कि शब्द कभी भी आकाश का गुण नहीं होता। शब्द हमेशा पुद्गल का पर्याय होती है और पर्याय एक परिणमन को लिए हुए रहती है। शब्द रूप पुद्गल परमाणु जब अपने स्कंधों के रूप में बन जाते हैं और उन स्कंधों से वर्गणा बन जाती है तो वह वर्गणाएं ही हमारे लिए ग्रहण करने में आती हैं। उन शब्दों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह शब्द जो है जहाँ से बोले जा रहे हैं वहाँ से निकल करके जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच सकती है, मतलब जहाँ तक वो शब्दों का गमन हो सकता है, वहाँ तक जाकर के वो शब्द अपना काम कर लेते हैं। शब्द को अगर आकाश का गुण माना जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि कभी भी आकाश जो है वह सुनने में नहीं आता। आकाश कभी भी जो है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता। तो आकाश का गुण कभी शब्द नहीं होता। शब्द पुद्गल का ही परिणमन है और पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल की पर्याय है।
जो पुद्गल के अनेक स्कंद बनते हैं, उन स्कंदों का जो परिणमन है वह शब्द वर्गणाओं का अलग ही होता है। और ये बात अनुभव में आती है कि जैसे कहीं शब्द बोला जा रहा है तो वह पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल को बाधित करता है। हम यहां शब्द बोल रहे हैं, अब अगर यहां पर सामने दीवाल है तो दीवाल के उस पार शब्द सुनने में नहीं आ पाता। बीच में कांच लगा दिया, दरवाजा लगा दिया, तो भी शब्द सुनने में नहीं आ पाता। तो पुद्गल ने उसको बाधित किया। आकाश का गुण होता तो आकाश तो सब जगह फैला है, फिर तो हम कहीं से भी शब्द सुन सकते थे, कहीं भी शब्द पहुंच सकता था। तो ये बहुत बड़े बड़े भेद हैं मतांतरों में, और ये माना जाता है कि शब्द आकाश का गुण है। तो आचार्य कहते हैं ये शब्द कभी आकाश का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण अपने गुणी के साथ रहता है, और गुणी अगर अमूर्त है तो गुण भी अमूर्त ही होगा, और अमूर्त को हम कभी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, अपने ज्ञान का विषय बना नहीं सकते। आकाश द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य है। आकाश में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, किंतु उस आकाश में ये जो पुद्गल द्रव्य रह रहा है उसके अंदर ये स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। तो आचार्य जो हमारे लिए कह रहे हैं कि शब्द पुद्गल है, तो वह पुद्गल रूप शब्द की सिद्धि भी इसी तरीके से हो जाती है। आप कान से शब्द सुन रहे हैं, अपनी कान में आपने दोनों उंगलियां लगा ली, क्या कर लिए? कान में शब्द पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? आकाश तो पहुंच रहा था। अगर आकाश का गुण है तो आकाश तो कान के अंदर जा रहा है, लेकिन जो पुद्गल शब्द, मतलब उस शब्द में कहीं ना कहीं इतना हमारे देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वह शब्द किसी ना किसी रूप में इतना अपने अंदर स्कंधों का परिणमन लिए हुए है कि वो हमारी उंगली पर कान रखते ही वह भीतर पहुंच नहीं पाता है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? शब्द की बात कही जा रही है, इसलिए सुनना भी जरूरी है। इसे बोलते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, कान से सुनने वाला ज्ञान। अगर ये जो है हमारा ज्ञान भीतर से काम भी कर रहा हो, लेकिन अगर हमारा बाहर का जो हिस्सा है कान का, उस पर भी कोई बाधा आ जाती है, तो भी हमें शब्द सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द को हमारी उंगली ने बाधा पहुंचाई, हमारे हाथ ने बाधा पहुंचाई। समझ आ रहा है? और एकदम से आपको बिल्कुल अलग सी आवाज आती हुई दिखाई देगी, जैसे कि कोई नया स्पीकर कहीं शुरू हो गया हो। एक कान पे हाथ रख के देखो बोलते बोलते आप आवाज सुन रहे हो और एक कान पे हाथ रख के देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इधर का स्पीकर बंद हो गया, इधर का चालू है। क्या मतलब हुआ? ये हमने बंद कर लिया। तो अगर हाथ से कोई चीज बाधित हो रही है, समझ आ रहा है? हाथ से कोई चीज जो है टकरा रही है, तो इसका मतलब है कि हाथ भी पुद्गल द्रव्य है, और वह पुद्गल द्रव्य से टकराने वाली जो चीज है वो भी पुद्गल द्रव्य है, वो भी मूर्तिक है। तभी उसकी टकराहट से यहां कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं तो आकाश के प्रवेश करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? आकाश को हम कभी हाथ मारेंगे तो आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आकाश तो अमूर्त द्रव्य है, तो हमारे हाथ से आकाश पे कोई अंतर नहीं आने वाला, और आकाश कभी बाधित नहीं होने वाला, और वो हमको भी कभी बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। तो हमारे लिए जितनी भी चीजें बाधा पहुंचाएंगी वो सब पौद्गलिक होती हैं, सब मैटर के रूप में होती हैं, और उनका हमारे लिए अगर ज्ञान होना है तो वो इसी रूप में होता है कि देखो हम किस चीज से बाधित हो रहे हैं। भले ही वो शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? अब कल की वो चीज याद करो जो 6 प्रकार के बताए थे, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल। तो शब्द किस में आ रहा है? शब्द किस में आ रहा है? भूल गए? शब्द किस में आएगा? सूक्ष्म स्थूल में। समझ आ रहा है ना?
दिल्ली वाले तो जल्दी भूल जाते हैं, कोटा वाले बैठे इनको याद है। जो अन्य 4 इंद्रिय के विषय हैं, समझ आ रहा है, वो 4 इंद्रिय के विषय सूक्ष्म स्थूल हैं। चौथे नंबर का जो भेद था उसमें आए थे। तो मतलब उनमें सूक्ष्मपना इसलिए है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, और स्थूलपना इसलिए है कि वह भी इंद्रिय के विषय हैं। तो इंद्रिय के विषय हैं तो कहीं ना कहीं स्थूलपना भी हो गया, और स्थूलपना है तो उसमें बाधा भी आना संभव है। तो बाधा किससे आ गई? हमने अपना कान पे हाथ रख लिया तो बाधा आ गई। शब्द बोला जा रहा था, अगर ये सामने दीवार ना हो तो यही शब्द जो है और आगे तक सुनाई पड़ जाए। समझ आ रहा है? एकदम से दरवाजा बंद कर लिया, कमरे का शब्द कमरे में रह गया। आप किसी के कान में कह रहे थे है? और कान में बोलते बोलते भी ऐसे हाथ लगा लेते हो, सुनना नहीं लगा लेते? अगर किसी के कान में भी बोलना हो तो भाई कान में बोल रहा है तो ऐसे हाथ लगा लेते, मतलब कि इधर वाला आदमी सुन ना ले। तो आप भी जानते हो कि शब्द जो है हाथ से रुक जाता है, लेकिन आपको ये साइंस अभी तक पता नहीं थी कि हम शब्द को भी अपने हाथों से रोकते हैं। ये बिल्कुल सही साइंस है, और इसी का स्पष्टीकरण इस भेद से हो जाता है कि सूक्ष्म और स्थूल, ग्रॉस प्लस फाइन, इस रूप में यह जो शब्द है वो पुद्गल का परिणमन है, और उसी पुद्गल के परिणमन के कारण से वो हमारे मुंह से तो निकलता है, लेकिन कान तक पहुंचते पहुंचते अगर बीच में कहीं पर भी कोई भी उसमें व्यवधान आ जाता है तो वह भी हमारे इस कान तक ना पहुंच पाने के कारण से हमें ज्ञान नहीं करा पाता। तो इससे सिद्ध होता है कि शब्द आकाश का गुण नहीं है, शब्द पुद्गल का परिणमन है, क्योंकि पुद्गल से ही बाधित हो रहा है। पुद्गल के द्वारा ही वह उत्पन्न भी हो रहा है और पुद्गल के द्वारा वो बाधित भी हो रहा है। उत्पन्न किससे हो रहा है? उत्पन्न भी पुद्गल से ही हो रहा है। ये बात अलग है कि जब कोई जीव बोलता है तो जीव का उसके अंदर एक एफर्ट होता है, वो उसमें चलता रहता है, लेकिन वास्तव में तो जो शब्द बन रहा है वो पुद्गल के ही संयोजना से बन रहा है। नाभि से, कंठ से, हृदय से, तालु से, जिह्वा से, ओठों से, इन सबसे वह शब्द बरगड़ाएं टकराती हुई आती हैं। समझ आ रहा है? जैसे कोई अच्छी खासी फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री में कई तरीके की मशीनें लगी हों, और जब हमने कोई भी रॉ मटेरियल उसके अंदर डाला तो वो मशीनों के ही अकॉर्डिंग उस प्रेस होते 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 अंतिम प्रोडक्ट के रूप में सामने आ जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमारा शरीर एक मशीन है। शब्द बरगड़ाएं पूरे विश्व में फैली रहती हैं, और उन शब्द बरगड़ाओं को वह ग्रहण करके प्रेस करता चला जाता है, और वह होते होते वह शब्द का रूप ले लेता है, और वह फिर जो है तरंगायित होते हुए हमारे कानों तक पहुंच जाता है। तो ये सारा का सारा शब्द की जो उत्पत्ति है वह भी पुद्गल के ही माध्यम से होती हुई दिखाई देती है। कंठ के द्वारा बोले जाने वाले अक्षर अलग होते हैं, ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले अक्षर अलग होते हैं। समझ आ रहा है? तालु से चिपक के बोले जाने वाले शब्द अक्षर अलग होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि अलग अलग स्थानों से इनकी उत्पत्ति होती है। स 3 प्रकार का होता है, स, श, क्ष। कुछ समझ आया? स 3 प्रकार का होता है। पहला जो स बोला हमने, स, इसको बोलते दंती स। ये दंती सा कहलाता है, जो सड़क वाला सा होता है। फिर जब हमने बोला श, इसमें सीटी की आवाज आएगी, तालव्य श बोला जाता है। समझ आ रहा है? तालु पर जोड़ पड़ता। और एक होता है श, ये मूर्धन्य श होता है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है जो मूर्धा की ओर होता है, वहां से टकरा करके बनता क्ष, षटकोण। समझ आ रहा है? अब आपको बोलना नहीं आएगा तो सब में स चल जाता है। संस्कृत में तो 3 स अलग अलग होते हैं, लेकिन प्राकृत में एक ही स होता है, क्योंकि प्राकृत भाषा संस्कृत से सरल है। अब बोलना नहीं जानते हो तो कौन परेशान करे? तो शक्कर को भी शक्कर बोलो,
षटकोण को भी षटकोण बोलो, और सड़क तो सड़क है ही है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें बताती हैं कि हम शब्द को अलग अलग स्थान से बोल करके उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, प्राकृत में सड़क वाला स होता है, स जो सिंपल बोलने में आता है, जो सब लोग बोल सकते हैं, बच्चा भी बोल सकता है, तोतला भी बोल सकता है कोई भी बोल ले, वो प्राकृत भाषा है। तो ऐसा जब हमारे लिए जब हम देखते हैं, अब महसूस करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि शब्द कहां से उत्पन्न हो रहा है। गले में थोड़ी सी खराश हो जाए, क्या समझ आ रहा है? शब्द तो उत्पन्न होता है, कंठ हृदय से आके कंठ तक आ जाता है, लेकिन कंठ से ऊपर आकर के बाहर नहीं निकल पाता है। और जब बाहर भी निकल जाता है तो जब गला रुंधा हुआ हो तो बस उसके वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे। समझ आ रहा है? जैसे कि कोई आकृति बाहर निकल रही, हम कुछ बोल रहे हैं, सड़क, सुन तो लिया ना सड़क, लेकिन कंठ से नहीं बोला। समझ आ रहा है? अब देखो कितनी आवाज में अंतर आ गया। समझ आ रहा है? एक हम बोल रहे हैं सड़क 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 सड़क, कांकरा तलाई क्या, सब जगह साल भर में एक आध बार हो ही जाता है, दिल्ली में भी हो चुका है। तो जब हमारे ये कंठ हैं, तालु हैं, इन सब स्थानों में कहीं पर कोई अवरोध पैदा हो जाता है तो अक्षर तो निकलेगा, लेकिन जैसी उसकी आवाज आनी चाहिए वो आवाज नहीं आएगी। समझो कितना बड़ा योगदान है किसका? कंठ का, तालु का, इन शब्द वर्गणाओं का, जिनको हम बोलते हैं और बोल करके हम अपने भावों को उनके पास पहुंचा देते हैं। अब देखो ये कितना बड़ा विज्ञान है कि भाव करने वाला तो जीव है, क्या सुन रहे हो? सोचने वाला, विचार करने वाला आत्मा है, जीव है। और वह जो विचार कर रहा है उस विचार को शब्द के माध्यम से व्यक्त करना, मतलब भाव जो चैतन्य परिणति थी, ज्ञान विचार जो चैतन्य परिणति थी, उस चैतन्य परिणति को पुद्गल के संयोग से पुद्गल तक पहुंचा करके और उसको बाहर निकाल दिया, और वह भाव जो है दूसरों तक पहुंच गया। आप कभी सोचते नहीं हो ये कितनी बड़ी मशीन चल रही है? बोलते जाते हो, लेकिन सोचो, विचार करो कि ये मशीन यूं ही नहीं चल रही है। आपके मन का भाव क्या है बताओ तो भाव को शब्द के माध्यम से बताना ये संभव है, तो इसी मशीन के माध्यम से संभव है। भाव हमारे अंदर आया, भाव पुद्गल नहीं है, क्या सुन रहे हो? हमारा जो ज्ञान काम कर रहा है, ज्ञान में जो विचार आ रहा है, वो पुद्गल नहीं है, वो हमारा अपना चैतन्य भाव है। लेकिन उस भाव के साथ में ये पौद्गलिक मशीन किस रूप से कनेक्टेड है कि इस भाव का ट्रांसफर एकदम से उस पौद्गलिक मशीन में शब्द के रूप में होने लग जाता है, और वह मशीन शब्द के माध्यम से शब्द को बाहर उत्पन्न करके हमारे कान तक हमें वो शब्द पहुंचा देती है। एक मशीन तो वह होती है जिसमें कोई चीज उत्पन्न हो, उसमें रॉ मटेरियल डाल दिया जाए और उसके बाद उसके प्रोसेस से बनती चली जाए। एक ये कठिन चीज होती है कि जहां पर दो चीजें अलग अलग हों, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन का भाव अचेतन के माध्यम से कन्वर्ट होकर के वह शब्द के रूप में परिणत होकर के और कान तक आकर के हमारे ज्ञान का विषय बनकर के सामने वाले के भाव को हमने पहचान लिया। क्या सुन रहे हो? कैसा लगता है? महाराज हम ही से कह रहे हैं, क्या सुन रहे हो? है? जबकि हमने ये तो नहीं कहा कि आपसे कह रहे हैं। अपने मन में ये जो ज्ञान का परिणमन हुआ शब्द को सुनने के माध्यम से, तो हमारा ज्ञान शब्द के माध्यम से इस तरह से काम इन इंद्रियों के माध्यम से करता रहता है।
कर्ण इंद्रिय ये हमेशा शब्द को सुनती है, और जो हमारी जिह्वा से शब्द बोला जाता है वह शब्द भी जो है कई तरीके का बन जाता है, वह भाषा भी कई तरीके की बन जाती है। शब्द को इसीलिए यहां पर बड़ा विचित्र रूप में कहा गया है कि शब्द बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र है? एक तो ये आकाश का गुण नहीं है, पुद्गल का पर्याय है। और शब्द इस तरह से जब हमारे सामने आ रहा है तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई यूं कहे कि ये आकाश का गुण है, तो गुण जो होता है वो नित्य होता है। आप इतना पढ़ चुके हो, द्रव्य गुण पर्याय सब पढ़ चुके हो। द्रव्य नित्य है, द्रव्य के गुण भी नित्य होते हैं, पर्याय अनित्य होती है। अनित्य का मतलब वह कुछ समय के लिए होती है। अगर हम उसे आकाश का गुण कहें तो गुण तो नित्य होता है, तो फिर तो वो हमेशा हमें शब्द सुनाई पड़ता रहना चाहिए, हमेशा आकाश में से शब्द उत्पन्न होते ही रहने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या हो गया? एकदम से सन्नाटा छा गया। आकाश का गुण होता तो सन्नाटा क्यों छाता? जब बोल रहे हैं उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया। वो आपने सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक, वो उत्पन्न होकर के शब्द, इसका नाम है पर्याय। सुन लिया? सो तो नहीं गए थे? अगर सो भी गए हो तब दोबारा वो चीज सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्याय नष्ट हो गई, चली गई। शब्द की पर्याय अनित्य है। समझ आ रहा? गुण होता तो नित्य होता, हमेशा बना रहता, क्योंकि गुण कभी भी द्रव्य का नष्ट नहीं होता है। ये इतने लॉजिकल चीजें हमें आचार्यों ने बताई हैं कि हमारे प्रैक्टिकल में देखने में आती हैं और हमें महसूस होती हैं कि शब्द का इतना अच्छा स्वरूप जो जैन दर्शन में बताया गया है वो कहीं पर भी दूसरी जगह पर लॉजिकली फिट होता ही नहीं है। शब्द पुद्गल की पर्याय कहा गया है। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दब्बस पज्जाया। पुद्गल दब्बस पज्जाया, पज्जाया माने पर्याया। समझ आ रहा? द्रव्य संग्रह सद्दो से ही शुरू होता है। शब्द क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, गुण नहीं है। क्योंकि गुण हमें कभी देखने में नहीं आता, गुण का हम सेवन नहीं कर पाते, गुण की जो पर्याय होती है उसी का हम सेवन करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अगर शब्द नित्य होता, आकाश का गुण होता तो नित्य होता, और नित्य होता तो हमेशा सुनाई पड़ता। बार बार क्यों बोलना पड़ता? एक बार बोल दिया फुर्सत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सुन भी लेते हैं और उसके बावजूद भी फिर मन होता है महाराज फिर से एक बार बता दो। क्यों? सुना नहीं था अभी? सुन तो लिया लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सुना सा नहीं हो, फिर भी एक बार बता दो, एक बार और कृपा कर दो। समझ आ रहा है? ये सुनने के बाद भी और फिर सुनने के लिए जो हमारा मन तैयार होता है, तो इसमें भी हमारे लिए ये भाव आ जाता है कि शब्द ही हम बार बार सुनना चाह रहे हैं, है ना। और उस शब्द की परिणति को हम जान रहे हैं कि चूंकि वह पहली बार सुनने में तो आया लेकिन पकड़ में नहीं आया, पकड़ नहीं पाए। आपने क्या कहा? फिर से सुनाओ। अब की हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, अब के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे। सुन रहे हो? कई बार ऐसा होता है, शब्द को पकड़ना बड़ा कठिन होता है, और शब्द को पकड़ने के मशीन भी अलग अलग होते हैं। हा? ये माइक है, ये भी शब्द को पकड़ने के लिए है। इससे भी बड़े बड़े माइक होते हैं, वो भी शब्द को पकड़ने के लिए होते हैं, और वो इतने गहराई से शब्द को पकड़ते हैं कि आपकी आवाज उसमें इतनी क्लियर आएगी कि अगर आपकी नहीं आवाज करते समय आपने अपने मुंह में थोड़ी सी टंग का, जीभ का टपका भी उसमें लगा दिया तो वो भी आ जाएगा उसमें। क्या समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है?
अगर आपने श्वास भी ले ली गहरी तो वो भी आपकी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ, इतना तक जो है आवाज को पकड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट सामने रहता है। हा? इतनी तेजी से खींचता है कि आपको लगेगा कि इस माइक के सामने बोल रहे हैं तब तो सही बोल रहे हैं, और जब इससे बड़ा माइक अगर आपके सामने आ जाए तो वो इतनी तेजी से खींचता है कि जैसे मान लो हम बाद में बोल पा रहे हैं, वो हमारे गले से पहले खींच रहा होता है शब्द। समझ आ रहा है? ऐसा होता है जब कहीं किसी वॉइस की रिकॉर्डिंग कुछ अलग ढंग से की जाती है तो उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। और इस तरह के जब ये उपयोग होते हैं तो इससे पता पड़ता है कि हमने अपने उपकरणों के माध्यम से शब्द को पकड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन शब्द को हम एक बार में ही पकड़ सकते हैं। अगर हमने बोला और पकड़ लिया तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो दोबारा फिर बोलो। क्या सुन रहे हो? जैसे फोटो खींचा जाता था पहले की बात बता रहा हूं, है? कभी देखा आपने? अब आपने क्या देखा होगा, खैर जब हमने देखा तुम लोगों ने भी देखा होगा। तो जो अभी नए बच्चे हैं उनने भले ही ना देखा हो, एक फोटो खिंचाने जाओ फोटो स्टूडियो पे तो देखो वो कितने ढंग से जो है बिठालता है और कितना परेशान करता है, कहने का मतलब। हाँ, ऐसे बैठो, ऐसे करो, इधर देखो, गर्दन ऊपर करो, थोड़ा सामने, और अभी नहीं, फिर और थोड़ा सा, क्योंकि उसे एक बार ही खींचना है, क्योंकि उसकी रील खराब होना है। समझ आ रहा है? और एक बार में अगर वो नहीं आया तो फिर उसे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी एक रील खराब हो गई। समझ आ रहा है? हाँ, फिर आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, इसलिए एक बार में ही खिंचा लो। अच्छा फोटो खींचने के लिए भी उसे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो एक फोटो खींच पाता था। और आजकल तो क्या होता है, बस कट 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 कट, एक एक सेकंडों की इंस्टेंट की फोटो आ जाती है उसमें। समझ आ रहा है? देखो रील तो हर जगह होती है, वो दिखाई पड़े तुम्हें या ना पड़े, काम बिना रील के कहीं नहीं हो रहा है। वो कट 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 हो रही है, वो भी रील चल रही है, लेकिन वो वैसी रील नहीं है जो ऐसी सिनेमा वाली जो रील चलती थी, वो रील नहीं है, लेकिन वो दूसरी रील है, रील तो है। हाँ हाँ, तो काम जो हम बाहर करते थे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का, अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। ऐसा और कुछ खास नहीं है, होता काम उसी प्रोसेस से। तो ये चीज हमें बताती है कि जब हम किसी भी शब्द को पकड़ते हैं या किसी भी पिक्चर को पकड़ते हैं तो हम उसके लिए उसी क्षण, जो क्षण है उसी क्षण को पकड़ते हैं। माने ये चीज अनित्य है, इसलिए हम क्षण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है। समझ आ रहा? नहीं तो आप हंसते हंसते कहीं और पहुंच जाओ। अनित्य को पकड़ने के लिए हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। जो चीज नित्य है वो तो बनी रहेगी, उसको क्या पकड़ना है। लेकिन जो फोटो आपका अगर जो सडनली आ गया वो आपका हमेशा नहीं आ सकता, वैसा एक्सप्रेशन हमेशा नहीं आ सकता। तो इसलिए जो है उस अनित्य क्षण को पकड़ने के लिए इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं शब्द पुद्गल की पर्याय है और पर्याय अनित्य होती है, लेकिन आकाश का जो गुण होगा तो वह नित्य होगा, इसलिए वह नित्य नहीं होता। इसलिए शब्द क्या है, पुद्गल की पर्याय सिद्ध होती, आकाश का गुण नहीं है। समझ आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो उपयोग में आ रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उनके अंदर क्या क्या गुण हैं और क्या क्या गुण नहीं है। जैसे आपके लिए ये तो समझ में आ रहा है कि शब्द जो है कर्ण इंद्री का विषय बन रहा है, अन्य इंद्री का विषय नहीं बन रहा है। शब्द का स्पर्श होते हुए देखा नहीं जाता, रस उसका चखा नहीं जाता, सुगंध उसमें आती नहीं, देखने में आता नहीं। समझ आ रहा है? ये हो गया। अन्य चीजों में भी जब हम देखें तो हमारे सामने चार चीजें आ जाती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। समझ आ रहा है? पृथ्वी में स्पर्श गुण की मुख्यता रहती है और वह हमारी चक्षु इंद्री का विषय बन रहा है, क्योंकि वह स्थूल स्थूल है।
अब हम चक्षु इंद्री के माध्यम के द्वारा जो देखेंगे तो हम उसके रूप को देखेंगे, स्पर्श इंद्री के माध्यम से स्पर्श करेंगे, हम उसके स्पर्श को स्पर्श कर लेंगे। समझ आ रहा है? हो सकता है हम अपनी जीभ भी उस पर लगा लें, हाँ, कुछ ना कुछ स्वाद आ जाए आपको, और आ भी जाएगा, क्योंकि हर पत्थर भी अलग अलग होता है ना। नमक का पत्थर होगा तो नमक जैसा स्वाद आ जाएगा, अभ्रक का होगा तो अभ्रक जैसा आ जाएगा, तांबा होगा तो तांबा जैसा आएगा। सोने में भी स्वाद तो आता होगा, क्यों? सोना खरीदने वाला चाट के नहीं देखा कभी? सोना चमड़प्रास सोने का टेस्ट और चांदी का टेस्ट कुछ अलग अलग होता है कि नहीं? थोड़ा टेस्ट करके बताना फिर। आप कहोगे महाराज उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, उसके तो बस दाम में टेस्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम पृथ्वी के स्पर्श को, उसकी हम गंध को, उसके हम रूप को देख सकते हैं, लेकिन रस को नहीं देख पाते हैं ना। रस को हम यानी हम उसके रस को चख नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें भी रस होता है। अगर वह कुछ अलग रूप में पृथ्वी का स्कंद होगा, मान लो नमक का ढेला है, तो वो तो स्पर्श उस रस के रूप में भी चखने में आ जाएगा, ये हो जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, जल आप रोजाना पीते हो, जल कितनी इंद्रियों का विषय होता है ये बताओ। क्या सुन रहे हो? जल भी पुद्गल की पर्याय है, हा? लेकिन ये जल किन कौन इंद्रियों का विषय है? जल कितनी इंद्रियों का विषय है? स्पर्श का विषय है, ठीक है, रसना का विषय है, और चक्षु इंद्री का भी विषय हो गया। ग्रहण का है? कैसे है? बस फेल फेल फेल, सब फेल हो। अब सुनो, चक्षु इंद्री का विषय है, रसना इंद्री का विषय है, स्पर्शन इंद्री का विषय है। समझ आ रहा है? उसमें स्पर्श है, रस है, वर्ण है, बट गंध नहीं है। क्या सुना आपने? अब आप कहोगे कभी कभी ऐसा जल आता है जिसमें कोई गंध सी आ रही होती है महाराज। वो गंध उस जल की गंध नहीं है, जो जल में एक्स्ट्रा कोई भी दूसरा सल्फर आदि कोई भी मैटर मिला हुआ है, वो उसकी गंध है। क्या समझ आ रहा है? अब तुम्हारे लिए कोई गंदा नाली का कहीं जल आ रहा हो तो गंध तो आएगी। हाँ, तो जो वास्तव में प्योर वाटर होता है, आचार्य कहते हैं उस वह घ्राण इंद्री के माध्यम से आप उस पानी की पहचान नहीं कर सकोगे। हाँ, ये जो है वो घ्राण इंद्री का विषय नहीं है जल, लेकिन जिस चीज में स्पर्श हो, रस हो, वर्ण हो, तो उसमें गंध भी होनी चाहिए और होगी। क्या सुन रहे हो? कहने का मतलब यह है कि ये पुद्गलों के ऐसे परिणमन होते हैं कि कुछ पुद्गलों के परिणमन में कुछ गुण तो व्यक्त होते हैं और कुछ गुण अव्यक्त रह जाते हैं। इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। अब ये कौन सी बात बता रहा हूं मैं? कुछ गुण व्यक्त हो जाते हैं और कुछ अव्यक्त रहते हैं। जल के अंदर गंध जो है, गुण तो है, उसकी पर्याय तो है, कोई ना कोई उसकी गंध होगी, लेकिन वास्तव में जल हम घ्राण इंद्री का विषय नहीं बना सकते। वास्तविक जो जल होगा, तो यह ध्यान रखने की बात है। इसी तरीके से अग्नि है। अब बताओ अग्नि कितनी इंद्री का विषय है? स्पर्श इंद्री है, जल जाते हो। चक्षु इंद्री से देखने में आ रही है। रसना इंद्री से तुम उसको चाख लेते हो, उसका कैसा रस है, ये सब तो कह रहा। हाँ, रोटी बनाते हो तो अग्नि खाते हो, रोटी नहीं खाते हो, है ना? चल इधर 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 इधर। संपर्क वाली बात नहीं। संपर्क वाली बात होती तो पानी में ही जुड़ गई होती, है ना? संपर्क वाली बात नहीं।
प्योर अग्नि की बात है। जो अग्नि की लपट निकल रही हो उसको खाने की कोशिश करना, रोटी को नहीं खाना है ना? उस पे अपना मुंह लगाना, आई वॉन्ट टू टेस्ट द फायर। चक्षु इंद्री का विषय है, रसना इंद्री का विषय है, स्पर्शन इंद्री का विषय है। समझ आ रहा है? उसमें स्पर्श है, रस है, वर्ण है, बट गंध नहीं है। क्या सुना आपने? अब आप कहोगे कभी कभी ऐसा जल आता है जिसमें कोई गंध सी आ रही होती है महाराज। वो गंध उस जल की गंध नहीं है। जो जल में एक्स्ट्रा कोई भी दूसरा सल्फर आदि कोई भी मैटर मिला हुआ है वो उसकी गंध है। क्या समझ आ रहा है? अब तुम्हारे लिए अब कोई गंदा नाली का कहीं जल आ रहा हो तो गंध तो आएगी। हाँ, तो जो वास्तव में प्योर वाटर होता है, आचार्य कहते हैं उस वह घ्राण इंद्री के माध्यम से आप उस पानी की पहचान नहीं कर सकोगे। हाँ, ये जो है वो घ्राण इंद्री का विषय नहीं है जल, लेकिन जिस चीज में स्पर्श हो, रस हो, वर्ण हो, तो उसमें गंध भी होनी चाहिए और होगी। क्या सुन रहे हो? कहने का मतलब यह है कि ये पुद्गलों के ऐसे परिणमन होते हैं कि कुछ पुद्गलों के परिणमन में कुछ गुण तो व्यक्त होते हैं और कुछ गुण अव्यक्त रह जाते हैं। इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। अब ये कौन सी बात बता रहा हूं मैं? कुछ गुण व्यक्त हो जाते हैं और कुछ अव्यक्त रहते हैं। जल के अंदर गंध जो है, गुण तो है, उसकी पर्याय तो है, कोई ना कोई उसकी गंध होगी, लेकिन वास्तव में जल हम घ्राण इंद्री का विषय नहीं बना सकते। वास्तविक जो जल होगा, तो यह ध्यान रखने की बात है। इसी तरीके से अग्नि है। अब बताओ अग्नि कितनी इंद्री का विषय है? स्पर्श इंद्री है, जल जाते हो। चक्षु इंद्री से देखने में आ रही है। रसना इंद्री से तुम उसको चाख लेते हो, उसका कैसा रस है, ये सब तो कह रहा। हाँ, रोटी बनाते हो तो अग्नि खाते हो, रोटी नहीं खाते हो, है ना? चल इधर 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 इधर। संपर्क वाली बात नहीं। संपर्क वाली बात होती तो पानी में ही जुड़ गई होती, है ना? संपर्क वाली बात नहीं, प्योर अग्नि की बात है। जो अग्नि की लपट निकल रही हो उसको खाने की कोशिश करना, रोटी को नहीं खाना है ना? उस पे अपना मुंह लगाना, आई वॉन्ट टू टेस्ट द फायर। हाँ, तो पता पड़े कि हाँ कि क्या जो है उसका टेस्ट है? कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे थे? आई वॉन्ट टू टेस्ट द फायर। बोले फिर तुम वही हो क्या जो कल बोला था मैंने? क्या हो? पगले हो। समझ आ रहा है? तो अब देखो अग्नि में क्या क्या हो रहा है। देखो काम सब ले रहे हो। हमने कल भी क्या बोला था? हर चीज हमारे काम में आ रही है, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे किससे क्या हो रहा है, कौन सी किसका विषय है, तब तक वो चीज हमारे लिए साइंस नहीं बनेगी। बस इसी का नाम साइंस है। समझ आ रहा है? हाँ, जब हमें ये ज्ञान में आने लग गया, अब हम समझें पानी जल घ्राण इंद्री का विषय नहीं है। ऐसे ही अग्नि में कौन कौन सी इंद्रियां काम नहीं करती हैं? देखने में आ रही है, चक्षु इंद्रिय का काम है। शब्द निकलता है उसमें से? शब्द नहीं निकलता। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? शब्द तो निकलता है। चलो अभी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। कर्ण इंद्री का, वैसे कर्ण इंद्री का विषय है, लेकिन हमें उसमें अभी यह सिद्ध करना है कि जो उसके चार पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, अभी हमें इन चार चीजों में घूमना है। समझ आ रहा? हमारा ग्राउंड क्या है कि जो पुद्गल के चार गुण होते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल एंड कलर, दीज आर 4 क्वालिटीज ऑफ एवरी मैटर। हर पुद्गल की ये 4 क्वालिटी है। तो उनमें से हर पुद्गल में, अगर ये पुद्गल है, अग्नि भी पौद्गलिक परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है, जल भी पुद्गल का परिणमन है, तो ये हर पुद्गल में 4 चीजें हैं, लेकिन इन 4 में से कुछ तो हमारे लिए व्यक्त हैं और कुछ अव्यक्त हैं। अब हमें वो देखना है कि इन 4 में से कौन सी चीज व्यक्त है और कौन सी अव्यक्त है। अग्नि में क्या क्या है? टेस्ट है, टेस्ट है,
टेस्ट नहीं है। कंफर्म हो गया? चलो ठीक है। टच है, कलर है, स्मेल नहीं है। समझ आ रहा है क्या हो गया? दो चीजें प्रकट हैं और दो चीजें अप्रकट हैं। दो चीजें हमारे इंद्रियों से ग्रहण में आ रही हैं और दो चीजें नहीं आ रही। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि कोई भी पुद्गल होगा तो उसमें चारों चीजें होंगी, लेकिन कुछ व्यक्त हैं और कुछ, ये उसका उदाहरण है। नहीं 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 नहीं, गरम किया तो शकरकंदी का टेस्ट आ रहा है कि अग्नि का टेस्ट आ रहा है? कभी कभी स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं एक बार में समझते नहीं है। तो समझ आ रहा है ना आपको? सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तो उन्हें अभी शकरकंदी, कहीं रोटी, कहीं कुछ ना कुछ वो दिमाग में घूम रहा है। तो टेस्ट जो है वो अग्नि का नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये हो गया। अब हमारे सामने क्या बचा? वायु, है ना? अब वायु के बारे में विचार करो। वायु में क्या होता है? वायु में स्पर्श हो गया। अब क्या बचा? रस, गंध, वर्ण। रस होता है, वायु का रस आता है? तुम तो वायु को भी चाख लोगे। हाँ, ठंडी ठंडी लग रही ना? हाँ देखो, ठंडी ठंडी महसूस हो रही है? तो रस ठंडा होता है। ठंडा किसका गर्म हुआ? रस। रस रस तो नहीं है ना? वायु में कोई सा चरपरी है कि खट्टी है? कुछ नहीं है। तो वायु में रस नहीं है। क्या है? स्पर्श है, रस नहीं है, गंध नहीं है, और वर्ण, कलर, उसका कलर भी नहीं है। समझ आ गया? इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं ना? हाँ, क्या है? फिर वही बात, कलर छोड़ दो। कलर अलग से क्यों छोड़ दो? हम क्या कह रहे हैं? ओरिजिनल, प्योर की बात कर रहे हो। तुम इम्प्योर में चले जाते हो। तो समझ आ गया ना अब आपको? वायु में क्या क्या व्यक्त है? तो के स्पर्श व्यक्त है, बाकी के रस, गंध, वर्ण, ये तीनों चीजें उसमें अव्यक्त हैं। इसे हम कह सकते हैं ये उस वायु की एक प्राइमरी क्वालिटीज हैं और एक सेकेंडरी क्वालिटीज है क्वालिटीज उसके अंदर सब, लेकिन प्राइमरी जो कि हमारी सेंसेस से हमारे नॉलेज में आ जाती हैं वो हो गई हमारी प्राइमरी, और जो हमारे होते हुए भी पकड़ में नहीं आ रही हैं तो वो हो गई सेकेंडरी। समझ आ रहा है? ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि पुद्गलों के ये सब परिणमन हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी परिणमन की विज्ञान को जानते नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, कभी भी हम कोशिश नहीं करते हैं। अब आप अपने दिमाग से काम करना, सोचने की कोशिश करना, क्या क्या चीजों में कौन कौन से पुद्गल के गुण प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, और किस किस गुणों की उसमें अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। ये सब पुद्गलों का परिणमन है, ये सब चित्र विचित्रता को लिए हुए। अब देखो, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिनसे वह परिणमन तो व्यक्त होता है, लेकिन वह चीज अपने आप में किसी और रूप में रहती है। जैसे मान लो एक चंद्रकांत मणि होती है। क्या है? ये पत्थर की है। कैसी होती है? पत्थर की है। अब इस चंद्रकांत मणि से जल की उत्पत्ति हो जाती है। जब इसमें चंद्रमा की किरणें पड़ जाएं तो इससे क्या हो गया? जल की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? एक पृथ्वी कायिक ने जल कायिक को पैदा कर दिया। समझ आ रहा है? ये भी पुद्गल के तरह तरह के परिणमन हैं। अब वह जल की अभिव्यक्ति उस मणि के अंदर, अगर केवल मणि रखी होगी तो नहीं समझ में आएगी कि इसमें जल है, लेकिन उसमें जल है तभी तो उसमें से जल निकला। तो वह जल की अभिव्यक्ति हुई। किससे हुई? उस मणि से हुई। पृथ्वी का एक
उस परिणमन से हुई। अभिव्यक्तियां पुद्गलों की कई रूप में कई तरीके से होती चली जाती हैं। लकड़ी से भी अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि उसके अंदर है, लेकिन वह हमारे लिए अभिव्यक्त नहीं है। जब हम उसको जलाएंगे तो वो अभिव्यक्त हो जाएगी। नहीं भी जलाओगे तो लकड़ी लकड़ी आपस में घर्षण कर लेगी तो भी जल जाती। समझ आ रहा है? ये सब अभिव्यक्तियों से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं। तो आचार्य कहते हैं ये सारा का सारा जो पुद्गल का परिणमन है ये बड़ा विचित्र है। इसलिए यहां पर पोगलो चित्तो है ना। कुछ लोग तो इस चित्र शब्द को केवल शब्द के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारी समझ में आता है ये सारा का सारा पुद्गल का परिणमन बड़ा चित्र विचित्र है पूरा, केवल शब्द का ही नहीं, सारा का सारा। शब्द का तो विचित्र है ही, लेकिन बाकी के और भी चीजों का हम परिणमन देखें तो ये सब पुद्गल का परिणमन है। बड़ा चित्र विचित्र परिणमन दिखाई देता है। और ये भी परिणमन सब पुद्गल का ही है कि जैसे मान लो आपका चेहरा है, आपने अपने चेहरे का कुछ भी उसकी शेप थी, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ और दूसरी प्लास्टिक सर्जरी करा ली, कुछ करा ली, आपने अपने चेहरे की जो ओरिजिनलिटी थी वो चेंज कर ली। समझ आ रहा है? लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो भीतर चीज बनी हुई है जिस रूप में, वो तो उसी रूप में रहेगी। ये तो ऊपर की थोड़ी सी, क्या समझ आ रहा है? जैसे कोई चित्र बनाता है तो चित्र में जैसे पेंसिल से जैसे किसी नाक को थोड़ी सी और ज्यादा उभारना है, थोड़ी सी उस पे नाक पे और ज्यादा पेंसिल चला दो, कलर कर दो तो थोड़ी सी और उभर के आ जाती है। बस इतना ही अंतर होता है। लेकिन जो आपने एक बार अपने कर्मों के कारण से भीतर से जो फिगर प्राप्त कर ली है वह फिगर तो वही बनी रहेगी। ऊपर से आप कुछ भी सर्जरी करा लोगे, कुछ भी कर लोगे, वो फिगर भीतर की चेंज नहीं होगी। ये तो ऊपर ऊपर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमने अपने साथ में खिलवाड़ करके कुछ कर लिया, यूं समझ लेना चाहिए। समझ आ रहा है? कहीं की टिकरी कहीं लगा दी, ऐसा भी होता है ना। हाँ, कहीं की नस कहीं लग जाती है, बाईपास में तो यही तो होता है, और क्या होता है। समझ आ रहा है? हाँ, आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई हैं। सुनो एक टेक्निक बताता हूं आपको। अभी एक डॉक्टर आए थे बॉम्बे के, सुहास शाह करके, है ना, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं। रशियन टेक्नोलॉजी से वे जो है, मतलब एक उनका मुख्य जो इलाज है वो ये है कि बच्चों का जो नाटापन है, क्या बोलते इसको, हाँ, छोटी साइज का जो जिसकी हाइट कम है उसकी बड़ी हाइट बना देना। हाँ, समझ आ रहा है ना? ये बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो रशियन थेरेपी है एक, उसके डॉक्टर यहां पर इंडिया के अंदर बता रहे थे कि वो 6-7 ही डॉक्टर है, उनमें से एक वो है। अब वो क्या करते हैं कि देखो, शरीर के अंदर हमेशा हड्डी है, ब्लड है, कोई भी चीजें बनती रहती हैं, हमेशा बनती रहती हैं। अगर उनके बनने के लिए कोई जगह मिल रही है कोई, तो वहां पर जाकर के भी बन जाएंगी, और जगह नहीं मिल रही है तो जितनी जगह है उसी में बनती रहेंगी। ये एक साइंस है। समझ आ रहा है? हड्डी भी बढ़ती ही रहती हैं, लेकिन अगर वह बढ़ने की जगह नहीं है, टाइट है, तो कहां बढ़ेगी? समझ आ रहा है? अगर अब वहीं पर जगह दे दी जाए तो वहां पे हड्डी भी बढ़ने लग जाती है। क्या करते हैं डॉक्टर लोग कि जहां उन्हें बढ़ाना है, पंजे के पास, पैर के बीच में जो है, जो उसके टिश्यूज रहते हैं या जो भी चीजें उससे जुड़ी रहती हैं, उनमें थोड़ा सा गैप कर देते हैं वो। और गैप होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो गैप जो है अपने आप फुलफिल हो जाता है और अपने आप उसकी हाइट बढ़ जाती है। ये प्रोसेस है। हाँ, और इस तरीके से जो है वो पैर लगा भी देते हैं और पैर को बड़ा भी कर लेते हैं, और ये चल रहा है। तो मतलब क्या है? ये सब पुद्गल का परिणमन है। पोगलो चित्तो, याद कर लो इसको। ये सब क्या है? सब पुद्गल का परिणमन है। बड़ा विचित्र परिणमन है पुद्गल का। पुद्गल के परिणमन में कब, कहां, किसके साथ कैसा परिणमन हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझ आ रहा है? देखो कितना विचित्र परिणमन होता है पुद्गल का। जो बच्चा भारत में जन्म लिया है, समझ आ रहा है, उसका नाक नक्शा अलग रहता है।
है। और वही माता पिता जो यहां से वहां गए हैं और वहां विदेश में जाकर के, लंदन में या वहां कनाडा जैसे ठंडे देशों में जाकर के जब जो है वहां बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्किन, उसका कलर, सब चेंज हो जाता है। क्या है ये? पोगलो चित्तो क्या है? ये सब पुद्गल का विचित्र परिणमन है। कैसे परिणमन हो गया? जैसे उसको बाहर का एनवायरमेंट मिला उसी के अनुसार वो पुद्गल ढल गया। समझ आ रहा है? ठंडे देश में ठंडे तरीके की त्वचाएं होती हैं, वहां का कलर अलग हो जाता है। गर्म देश है तो वहां की त्वचा अलग होती है, वहां का कलर अलग होता है। समझ आ रहा है? भारत गर्म देश माना जाता है, यहाँ की जलवायु गर्म मानी जाती है। समझ आ रहा है ना? इसलिए भारत के लोग ज्यादा गर्म होते हैं, नहीं होते? बहुत जल्दी जल्दी गर्मी खाते हैं, नहीं, थोड़ा गर्म जलवायु वाला ही देश है। और इसी कारण से यहां पर कभी भी जो गर्म चीजें हैं वो गर्म चीजों का उपयोग जो है ज्यादा नहीं होता है। समझ आ रहा है? मतलब अगर आप जैसे कोई ऐसी गर्म चीजों का उपयोग ज्यादा कर लें तो आपको नुकसान हो जाएगा। कोई भी खाने की चीजें हो, समझ आ रहा है, या शरीर में लगाने की चीजें हो, आपकी त्वचा बहुत जल्दी जल जाएगी। हाँ, अगर आपने जो है जैसे कोई भी चीजें जो लगाने की हैं, मान लो उनकी तासीर गर्म है तो वो आपको बहुत जल्दी जो है परेशान कर देंगे। अगर आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है तो कई बार इसी कारण से बिगड़ जाता है। जैसे मान लो शरीर के लिए गर्मी भी एक अनुपात में ही आवश्यक है। आज सबसे ज्यादा गलती क्या करते लोग कि खूब जो है जिम में जा जा करके खूब एक्सरसाइज करते हैं। समझ आ रहा है? शरीर को इतनी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही गर्म रहता है। और अगर आप इसको ज्यादा गर्मी दे दोगे तो ये जो है भीतर कुछ ना कुछ ऐसी जो है आपके लिए दिक्कत दे देगा कि वह फिर आप जो भोजन करोगे वह भोजन फिर आपके लिए फिक जाएगा, या उस भोजन के माध्यम से आपके लिए परेशानियां पैदा हो जाए। एक बहुत बड़ा कारण है ये। ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है शरीर को, जितनी है वो इसको मिल रही है। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा योगा करते हैं, उनके लिए भी परेशानी पैदा हो जाती है। हर चीज एक्सेस में परेशान करती है। समझ आ रहा है? हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर बच्चों को ये लिमिट नहीं मालूम तो वे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये पता नहीं रहता कि पोगलो चित्तो, अपने पुद्गल का परिणमन बड़ा विचित्र है। आपने ज्यादा कुछ भी एक्सरसाइज कर ली, समझ आ रहा है, तो क्या होगा? पहली बार अगर आपने कहीं मान लो ज्यादा दंड बैठक लगा ली, समझ आ रहा है? कभी लगाई दंड बैठक है? मुझे ध्यान आता है एक बार की बात देख करके दूसरे को मूड में, बस तू कितनी लगाएगा? बोले उसने लगाई है 20, मैं लगाता हूं 30 समझ आ रहा है? और लगा ली 30। फिर क्या होता है? दिन भर तो चलो कुछ नहीं हुआ, रात में सोने के बाद और सुबह उठने के बाद तो ऐसे कि जैसे पूरा किसी ने अच्छे ढंग से ऐसे कोई मारा हो, पीटा हो। समझ आ रहा है ना? जैसे पूरा बदन टूटता है ऐसा। और ये सब पैर भर गए, न चला जा रहा है, न आगे पंजा रखा जा रहा है। क्या हो गया? अब किसको क्या बताओ क्या हो गया? पगला कहीं का ये क्या हो गया? पोगलो चित्तो, पुद्गल का विचित्र परिणमन है। अगर वह पुद्गल अभ्यस्त नहीं है तो आपके लिए पहली बार में कई प्रकार की बीमारियां, दिक्कतें दे देगा। समझ आ रहा है? अभ्यस्त होगा तो अलग तरीके से आपके लिए समझ में आएगा, नहीं होगा तो अलग होगा। उस पुद्गल की भी एक शक्ति होती है, हर चीज की शक्ति होती है। लोग दूसरों को देख देख करके करते हैं। कई बार आप ये गलती नहीं करना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। कोई भी चीज हो, आप उसको अपने शरीर पर देखो कि हमारा जो पौद्गलिक शरीर है वो सामने वाली किस चीज को कितनी मात्रा में सहन कर पा रहा है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, दूसरों को देख करके सब काम करते हैं। खाने की चीज होगी, बोले तू इतना खा लेता है, मैं इससे ज्यादा खा लूंगा। लगाने की चीज होगी, बोले तूने इतना सा लगाया, मैं इतना सा लगा लूंगा।
बोले इतने से इतनी सुंदरता, तो इतने से फिर कितनी होगी? लगा ले फिर, देख ले फिर कैसी होगी, जो है वो भी चली जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि आपका फेस, आपकी स्किन उस चीज को सहन तो करे। जो सामने वाला कोई भी क्रीम है, लिक्विड है, वो उसमें भी कुछ तत्व हैं और वो इससे मिक्स हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको सूट कर गए तो तुमको भी कर जाए, कोई जरूरी नहीं है। ये सब पुद्गल का विचित्र परिणमन सबका अलग अलग होता है, ध्यान रखना। एक क्रीम किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। हाँ, एक पाउडर किसी के लिए राहत दे सकता है तो वही पाउडर किसी के लिए वही भुरभुरी, क्या बोलते हैं उसको, फुंसियां पैदा कर सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, ये आपका अपने स्किन, आपका अपना शरीर आपके लिए अलग काम करेगा। हाँ, एक चीज किसी के लिए फायदेमंद है, एक टैबलेट जो दुनिया के डॉक्टर हर एक को वही टैबलेट देते हैं। समझ आ रहा है ना? कोई भी चीज हो, हर के लिए एक ही दवाई देने का सुन रखा है डॉक्टरों ने, लेकिन ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमजोरी कहें या कहें अज्ञानता कहें, ऐसा होता नहीं है। कोई भी दवाई जो एक के लिए काम आई है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी काम आ जाए। हाँ, एक ही खाने वाली चीज से आपको नुकसान भी हो सकता है, घर में किसी दूसरे को उससे लाभ भी हो सकता है। आप मक्के की रोटी खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे ने खा ली, उसके पेट में दर्द हो गया। समझ आ रहा है ना? हाँ, आपने जवार की रोटी खा ली, आपके लिए तो अच्छा लगा, और एक ने खा ली तो उसको वायु बन रही है। समझ आ रहा है? ये क्यों है? पुद्गलो चित्तो, सबका पुद्गल अलग अलग है, और उसमें विचित्रता यही है कि अलग अलग संयोगों से अलग अलग उसमें काम हो जाता है। समझ आ रहा है? एक को जुकाम हो गया, भाप दिला दो, भाप दिला दो, भाप दिला दो। समझ आ रहा है? एक को भाप देने से जुकाम ठीक भी हो सकता है, और एक को भाप देने से जुकाम बढ़ भी सकता है। समझ आ रहा है? ऐसा बढ़ सकता है कि उसका गला बिल्कुल चिपक जाए, बंद हो जाए, और जुकाम को बाहर निकलने का ही रास्ता न मिले, तो 3 दिन और लेट हो जाए वो। सबका अलग अलग पुद्गलो चित्तो। इसको उपयोग में लेते रहो, ये इसलिए बता रहा हूं। जो एक्सरसाइज, जो डाइट, जो क्रीम, कोई भी चीजें जो पौद्गलिक आपके काम में आ रही हैं, आप उनको अपने शरीर पे टेस्ट करो कि हमारे लिए कितनी मात्रा में कौन सी चीज फायदेमंद है, बस उतनी ही है। वो चीज जरूरी नहीं है कि दूसरा सेवन कर रहा है तो वो आपके लिए भी फायदेमंद हो जाए। हाँ, डायरेक्शंस तो होती हैं, लेकिन इंडिया के लोग डायरेक्शंस पढ़ते कहाँ हैं, क्योंकि वे इतने पगे हुए रहते हैं ना कि देखते ही से पग लो बस। हाँ, कॉलगेट मिला तो खा जाए वो तो। हाँ, बस टेस्ट आना चाहिए बस। हाँ, बड़ा पिपरमेंट का स्वाद आ रहा है, बस मुंह में डाला तो देखो बच्चे खाई जाते हैं उसको। हाँ, डायरेक्शन तो सब लिखी रहती हैं उस पर, जानता कौन है? और इंडिया में इतनी डायरेक्शन लिखी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि यह मालूम है यहाँ पे तो सब पगे हैं, पगे हुए हैं बस। हाँ, पकड़े और पगे, पग लो बस। हाँ, समझ आ रहा है? तो यहां तो सब चीज के साथ खिलवाड़ होता है। हाँ, विदेशों में तो टूथपेस्ट के भी पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ओनली फॉर चाइल्ड, ओनली फॉर एडल्ट, और चाइल्ड में भी एज लिखी रहती है। समझ आ रहा है? और एज में भी उसकी क्वांटिटी लिखी रहती है, 1 ड्रॉप है कि 2 ड्रॉप है कि 3 ड्रॉप है, सब उसके लिखा है, 1 मिलीग्राम है कि 2 मिलीग्राम है, सब लिखा रहता है उसके ऊपर। उससे ज्यादा सेवन किया तो नुकसान हुआ। आप देख लो, या इंडिया के अंदर किसी भी कोलगेट पे लिखा हो कि ओनली फॉर चाइल्ड या ओनली फॉर एडल्ट, बता दो। या किसी पे लिखा हो कि इसका 5 मिलीग्राम लेना का 10 मिलीग्राम लेना, क्या डायरेक्शन है बताओ? बस पूरे घर का एक पेस्ट है। बेटे ने देखा कि पापा के मुंह में झाग आ रहा है, मुझ में क्या कम आएगा, मैं तुमसे ज्यादा लेता हूं। उनने इतना सा लिया, और उसके एडवर्टाइज तो देखो, इतना सा ब्रुश होगा तो इतना बड़ा करके दिखाएंगे, और फिर इतना मोटा उसमें से निकलेगा। हाँ, तो ये सब लुभाने के तरीके, बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ये सब। हाँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा निकालोगे उतना ज्यादा वो बिकेगा, बेस्ट होगा, आप बीमार पड़ोगे, सब नुकसान होगा, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें तो अपनी मोटा मोटा एडवर्टाइज करना ये, और फिर वो दांत दिखाए जाएंगे मोटे मोटे साफ। हाँ, जैसे एक ही बार में तुम्हारे दांत साफ हो गए सब। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली ये चीजें हैं पुद्गलो चित्तो।
समझो इस चीज को। जो आप ब्रश डालते हो अपने मुंह में, ये आपके मसूड़ों को कमजोर बनाता है, क्योंकि आपके मसूड़ों के जो पुद्गल हैं वो उस ब्रश के कारण से जल्दी कमजोर हो जाते हैं, छिल जाते हैं। समझ आ रहा है? पहले के लोग उंगली का प्रयोग करते थे, दांतों का प्रयोग करते थे, लकड़ी की छाल का प्रयोग करते थे, जिससे वो मसूड़े मजबूत होते थे। और अब आप अपने मसूड़ों में ही जो है वो ब्रश डालोगे तो उसके जो धागे हैं वो उसमें छिदेंगे, तो उसमें जो है उसको कमजोर करते हैं, ये समझो। और जो ये कोलगेट या कोई भी पेस्ट है, इन सब में कहीं ना कहीं हड्डी का चूरा किसी ना किसी तरीके से यूज किया जाता है। समझ आ रहा है? जैसे सीपीपी बोलते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। और सब आप केवल बस उसमें जो टेस्ट आ रहा है, झाग आ रहा है, जो एडवर्टाइज आ रहा है, बस उसके कारण से सब क्या हो रहे हो? पगले हो रहे हो। समझ आने लगा अब आपको? पोक गलो चित्तो, वही आपके मसूड़े आपकी उंगली से नमक और तेल से मजबूत होते हैं, और वही मसूड़े जब आप ऐसे पेस्ट ब्रश के साथ करते हो तो उससे कमजोर होते हैं। हाँ, समझ आ रहा है? ये सब क्यों? जैसा पुद्गल का पुद्गल के साथ संयोग कराओगे वैसा उसका परिणमन होगा, क्योंकि पोक गलो चित्तो। याद हो गया? ये ध्यान रखना, ये पुद्गल के ही ये सब परिणमन है, विचित्र विचित्र। और इन्हीं पुद्गलों के परिणमन को जो हम सुन रहे हैं, ये सब शब्द के माध्यम से सुन रहे हैं। देखो, भाव आत्मा में आते हैं, विचार मन में आते हैं, और वह भाव विचार शब्द के रूप में परिवर्तित होकर हमारे कान में पहुंच जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं, और वो अक्षर हमारे कान का विषय बन करके हमें अर्थ से भाषित करा देते हैं। समझ आ रहा है? ये सब किसका परिणमन है? पोक गलो चित्तो है। ऐसे याद रखो। अब सब क्या है? ये सब पुद्गल का परिणमन है, विचित्र परिणमन है पुद्गल का। शब्द भी, ध्वनि भी दो प्रकार की होती है, एक भाषात्मक, एक आभासात्मक। समझ आ रहा? भाषा भी दो प्रकार की होती है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। क्या सुना? भाषा भी दो प्रकार की, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। जो हम बोल रहे हैं संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, ये सब क्या है? अक्षरात्मक भाषाएं हैं। और एक अनक्षरात्मक भाषा होती है, जो किसकी होती है? ये जो दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं, इनकी अनक्षरात्मक भाषा होती है। हाँ, कभी आपने देखा हो ये तिल चट्टे वगैरह होते, टिक 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 टिक, रात में बोलते ही रहते, करते ही रहते हैं। हाँ, इनकी ये सब भाषा, दो इंद्रिय आदि की सब भाषा, या तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सब भाषा कैसी होती है? अनक्षरात्मक भाषा है। हाँ, अब ये तो होगा भाषा का डिवीजन। अब अभाषा, अभाषा भी एक प्रायोगिक होती है, एक वैश्रसिक होती है। प्रायोगिक का मतलब जो पुरुष के प्रयोग से की जाए, व्यक्ति प्राणी के प्रयोग से की जाए, वो कहलाती प्रायोगिक। और जो वैश्रसिक माने स्वभाव से उत्पन्न हो रही है, उसको बोलते हैं वैश्रसिक। जैसे बादल की गर्जना होती है, वो कोई कर नहीं रहा है, वो स्वाभाविक है। समझ आ रहा है? अपने आप वह बादलों के मिलने से, टकराने से वह गर्जना होने लग जाती है, तो वह कहलाएगी वैश्रसिक आभासात्मक ध्वनि, वैश्रसिक आभासात्मक भाषा। समझ आ रहा है? और जो भाषा हम बनाते हैं, जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट लिए, वीणा से बजा रहे हैं, तो वीणा के तार से बजने वाली भाषा, ढोल बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, समझ आ रहा, शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, ये सारे के सारे ये सब हमारे लिए प्रायोगिक, लेकिन भाषा नहीं है। ये क्या है? आभासात्मक है। ये सब ध्वनि प्रायोगिक है लेकिन आभासात्मक है। ऐसी आचार्यों ने शब्द का बड़ा विचित्र वर्णन किया है हर एक चीज का, कि भाषात्मक कौन सी है और आभासात्मक कौन सी है। क्या समझ आया? अब देखो, आप केवल जो है, जैसे मान लो पियानो है, उसमें आपने जो है कोई भी म्यूजिक फिट कर दिया, आपने उसमें तुरंत स्विच ऑन किया और उसमें ड्रम शुरू हो गए, ढम 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 शुरू हो गई। क्या हो गया? ये सब क्या है? आभासात्मक है लेकिन प्रायोगिक है।
प्रायोगिक माने पुरुष के द्वारा की गई है, अक्षर नहीं निकल रहे उसमें, केवल बस आवाज आ रही है, ढम 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 ढम, समझ आ रहा है? या कोई भी गाने की ट्यून आपने उसमें डाल दी, गाने के अक्षर नहीं आ रहे हैं, केवल ट्यून आ रही है, ये सब क्या है? आभासात्मक, प्रायोगिक आभासात्मक ये शब्द हैं ये। तो ऐसे करके आचार्यों ने इन शब्दों का जो विभाजन किया है वो बताता है कि जैन आचार्यों की शब्द के ऊपर भी कितनी बड़ी पकड़ है कि उसके ऊपर एक थीसिस लिखी जा सकती है। शब्द, वो शब्द पुद्गल का परिणमन है और वो शब्द इतने इतने भेद के माध्यम से हमारे लिए ऐसी इस तरह से काम में आता है। ये शब्द विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान होता है। इसीलिए अन्य जो मतों में एक मत ऐसा हुआ जिसने ये मान लिया कि दुनिया में शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या मान लिया? शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं। बोले जीव है, नहीं है। बोले पुद्गल है, कुछ नहीं है। जो कुछ है शब्द है, क्योंकि हम शब्द बोल रहे हैं, आप शब्द सुन रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है शब्द से हो रहा है। आपको ज्ञान मिल रहा है, शब्द से मिल रहा है। आपको किसी वस्तु की जानकारी मिल रही है, शब्द से मिल रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हो शब्द से कर रहे हो, तो उसका नाम मत पड़ गया। उस मत का नाम है शब्द अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब दो चीजें नहीं है, अद्वैत एक ही चीज है। शब्द ही बस दुनिया में है। जैसे ब्रह्म अद्वैतवाद, ब्रह्म ही दुनिया में है, बस ब्रह्मा के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। जीव है, नहीं है। अजीब है, नहीं है। क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसको बोलते ब्रह्म अद्वैतवाद। ऐसे एक होता शब्द अद्वैतवाद, दुनिया में शब्द के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे एक होता विज्ञान अद्वैतवाद, विज्ञान ही विज्ञान है, बस दुनिया में क्या है? बस ज्ञान। कहीं पुद्गल है, नहीं है। जड़ है, कुछ भी नहीं है। क्या मानता है वो? सब ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन जैन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। जीव भी है, अजीव भी है। द्रव्य जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। दोनों की यथार्थता है और दोनों का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आपको अजीव द्रव्य का वास्तविक स्वरूप समझाया जा रहा है। और ये वास्तविक स्वरूप जान करके आप अजीव को अजीव द्रव्य, अजीव तत्व के रूप में स्वीकार करें, ताकि आपकी श्रद्धा में ये अजीव पदार्थ है ये बैठ जाए। तो अपने आप ये समझ आएगा कि जीव जो होता है वो इससे भिन्न होता है, जीव का स्वभाव इससे अलग होता है। इस तरीके से हमें इस गाथा की व्याख्या के लिए, है ना, आज का दिन भी लेना पड़ा, क्योंकि पुद्गलो चित्तो, ये पुद्गल की विचित्रता नहीं बताई जाएगी तो फिर आप लोग तो पुद्गल में ही खेल रहे हो, पुद्गल में ही रम रहे हो, है? तो फिर कैसे पता पड़ता कि पुद्गल विचित्र है? इसलिए जो है आज का ये व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है। अनुवाद तो कल पढ़ ही चुके थे, ठीक है ना? चलो सीधे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अहम पुद्गलो नास्मि। अहम पुद्गलो नास्मि। अहम शब्दो नास्मि। अहम चेतना अस्मि। अहम चेतना अस्मि। अहम चेतनास्मि। सोहम अरहम। अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति।